नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं, दरअसल वो दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। हम बार बार कह रहे हैं कि वैसे तो ये जो वेकअप कॉल है पहले ही बच चुका है, लेकिन अगर अभी भी इस समय रहते हम नहीं चेते तो वही होगा जो आज वेनेजुएला में हुआ है। प्रकृति का उपयोग नहीं, जब उपभोग होने लगा तो प्रकृति हमसे नाराज हुई और ऐसे में दुनिया भर से गाहे बगाहे भूकंप की त्रासदी की खबरें लगातार आ रही हैं। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप की बात आज सबसे पहले करनी जरूरी है, क्योंकि इस खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। दरअसल बुधवार शाम कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर 40 सेकंड के लगभग, कहा जा रहा है कि लगभग 40 सेकंड के अंदर ही आए दो भीषण शक्तिशाली झटकों ने वेनेजुएला के कई शहरों को तबाह कर दिया है। 7.1 और 7.5 तीव्रता का यह भूकंप शहरों को मलबे में तब्दील कर गया। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप की तीव्रता, लोगों की घबराहट और उस वक्त मानव समाज का प्रकृति के आगे बेबस हो जाना, ये सब कुछ इन तस्वीरों में नजर आता है। राजधानी काराकास समेत अनेक क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो रही थी। सड़कें फटती हुई नजर आई, जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही थी। लोग घबराए हुए थे, परेशान थे। अपने लोगों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर भागने का प्रयास किया जा रहा था। ये देखिए, ये भी एक तस्वीर है। जब वहां पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया तो किस तरीके से लोग, धरती हिली और लोग घबरा गए कि आखिर हुआ क्या है। सड़कें फटने लगी, हजारों परिवार पल भर में बेघर हो गए। विशेषज्ञ इसलिए पिछले 120 वर्षों में वेनेजुएला की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मान रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि पहला झटका आते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर भागने लगे, लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला कि दूसरा और अधिक शक्तिशाली झटका भूकंप आया। इस दूसरे झटके ने पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। काराकास, माराकाई, वेलेंसिया और आसपास के क्षेत्रों से तबाही की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पूरी की पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल चुकी है तो कहीं सड़कें बीच से टूट गई हैं। भूकंप के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने प्रियजनों की तलाश में अस्पतालों और राहत शिविरों के चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाजारों, मॉल्स और दुकानों में मौजूद लोग अचानक जान बचाने के लिए भागने लगे। कई जगहों पर तो बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। राहत और बचाव एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। सेना, पुलिस, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें भारी मशीनों और आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। वहीं स्निफर डॉग्स की सहायता से भी ये कहा जा रहा है जो जीवित लोग हैं उनकी तलाश जारी है, क्योंकि मलबे के नीचे भी बताया जा रहा है कि हजारों लोग दबे हो सकते हैं, उनमें से कईयों के जिंदा होने की संभावना है। और ऐसे में स्निफर डॉग्स के जरिए जीवित लोगों को खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि अब भी बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर्स के अनुसार कई लोगों को सिर, रीढ़ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे के लिए सक्रिय कर दिया है। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, दवाइयों और जरूरी सामान की व्यवस्था की जा रही है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था ने इस आपदा को बेहद गंभीर बताते हुए बड़े पैमाने पर जनहानि की आशंका जताई है। भूकंप के बाद प्यूर्टो रिको और वर्जिन द्वीप समूह के लिए सुनामी अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे पूरे के पूरे कैरिबियाई क्षेत्र में चिंता बढ़ चुकी है। इस त्रासदी के बाद दुनिया भर से संवेदनाएं और सहायता प्रस्ताव भी आने लगे हैं।
भारत ने भी वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत की ओर से कहा गया है कि इस कठिन समय में मानवीय सहायता के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी राहत कार्यों में मदद के लिए आगे आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2 बड़े भूकंपों का इतने कम अंतराल में आना नुकसान को कई गुना बढ़ा गया है। पहला झटका इमारतों को कमजोर कर गया और दूसरा झटका उनके पूरी तरह गिरने का कारण बना। और यही वजह है कि तबाही का दायरा इतना व्यापक दिखाई दे रहा है। वेनेजुएला की ये त्रासदी भारत को भी उन दर्दनाक घटनाओं की याद दिलाती है जब भूकंप ने हजारों परिवारों की जिंदगी ही छीन ली थी, हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी थी। साल 2001 में गुजरात के भुज में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने लगभग 20,000 लोगों की जान ले ली थी। याद होगा आपको, लाखों लोग बेघर हो गए थे और पूरा कच्छ क्षेत्र तबाही का प्रतीक बन गया था। इसके अलावा 1993 का लातूर भूकंप, 2005 का कश्मीर भूकंप और 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के झटके भी भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए थे। हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के साथ दिल्ली एनसीआर को भी भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि भूकंप का सटीक समय बताना आज भी संभव नहीं है, लेकिन सुरक्षित निर्माण, आपदा प्रबंधन और जागरूकता के जरिए नुकसान को कम किया जा सकता है। वेनेजुएला की मौजूदा त्रासदी एक बार फिर यही संदेश दे रही है कि प्रकृति के सामने मानव की सारी तकनीक और विकास सीमित हो जाते हैं। आज वेनेजुएला के लाखों लोग अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हजारों परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में हैं, जबकि बचाव कर्मी उम्मीद और संघर्ष के साथ मलबे में जिंदगी की खोज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की लंबी चुनौती देश के सामने होगी। कुदरत के इस प्रचंड प्रहार ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान, मानव कितना असहाय है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें वेनेजुएला पर टिकी हैं और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि मलबे के नीचे दबे अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और ये देश जल्द ही इस त्रासदी से उबर सके। हम बार बार कहते आए हैं कि प्रकृति हमें हमेशा संदेश देती है। प्रकृति को हम माँ कहते हैं, लेकिन प्रकृति का जब हम उपभोग करने लगते हैं तो वही माँ हमसे रुष्ट होती है और फिर हमें सजा देती है। आज दुनिया भर में जिस तरीके से भूकंप आ रहे हैं, जो त्रासदी हो रही है, वो उसी आक्रोश का नतीजा है जो प्रकृति हम पर दिखा रही है। इसलिए अगर अब भी हम नहीं चेते, अगर अब भी हमने प्रकृति उपासक बनने की जो प्रेरणा अपने पूर्वजों से ली है, दोबारा उसी कड़ी में हम नहीं जुड़े तो यकीन मानिए ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर इससे बड़ी हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये बड़ी बात हर कोई समझेगा और इस पर अमल भी करेगा। अब हम बात करने वाले हैं समाज में आए उस भूचाल की जो रिश्तों को तार तार कर रहा है, जहां संवेदनाएं मर चुकी हैं, जहां इच्छाएं प्रबल हो चुकी हैं और जहां रिश्तों का कोई मोल नहीं रह गया है। हम बात केतन अग्रवाल हत्याकांड की कर रहे हैं। वो केतन जिसे उसके ही मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। पुणे का ये चर्चित हत्याकांड जो अब एक नए खुलासे की तरफ बढ़ चुका है, जिसमें सिया गोयल केतन अग्रवाल हत्याकांड को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। जिस कहानी की शुरुआत एक सामान्य प्रेम संबंध और होने वाली शादी से हुई थी, वो अब साजिश, गुप्त मुलाकातों, हजारों फोन कॉल्स और चौंकाने वाले डिजिटल सुरागों तक पहुंच चुकी है। हर नए खुलासे के साथ ये मामला और भी उलझता जा रहा है। लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे लंबे समय से रची जा रही कोई साजिश थी? पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल शादी के लिए मानसिक तौर से तैयार नहीं थी। जांच एजेंसियां अब इस एंगल को भी गंभीरता से खंगाल रही है। सवाल यह है कि अगर रिश्ते को लेकर असहजता थी
अगर मर्जी नहीं थी इस रिश्ते को आगे ले जाने की, तो क्या इसके संकेत पहले से मौजूद थे? क्या दोनों के बीच मतभेद इतने गहरे हो चुके थे कि मामला एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया? और यही वो बिंदु है जहां से पूरी कहानी रहस्य और सनसनी के नए दौर में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। ताजा जांच में सामने आया है कि एक कैफे में एक बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग को लेकर चर्चा पहले ही हो चुकी है। पहले ही जब तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है खंगाले गए और जब सिया गोयल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ हुई तो उसने ये खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि घटना से महज एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी पुणे के एक कैफे में मिले थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों की मदद से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई थी। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान ही केतन अग्रवाल को मारने की पूरी साजिश रची गई। जांच का फोकस इस बात पर है कि कहीं यही वो बैठक तो नहीं थी जहां पूरी योजना को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला दावा दोनों आरोपियों के बीच हुई बातचीत को लेकर है। पुलिस के अनुसार पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुई। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। जांच एजेंसियां अब हर कॉल, हर चैट और हर डिजिटल संपर्क को जोड़कर यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन बातचीतों में क्या चल रहा था। क्या यह सिर्फ एक निजी रिश्ता था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा था? मामले में डिजिटल जांच ने भी कई सनसनीखेज सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने इंटरनेट पर हत्या के तरीकों से जुड़ी जानकारी तलाश की थी और अगर जांच में यह दावा साबित हो जाता है तो ये पूरे मामले को एक नए स्तर पर ले जा सकता है, क्योंकि तब सवाल केवल हत्या का नहीं रहेगा बल्कि पूर्व नियोजित साजिश का भी बन जाएगा। आधुनिक अपराधों में डिजिटल सबूत कई बार वो कहानी बयान कर देते हैं जो आरोपी शब्दों में नहीं बताते। एक और खुलासा हुआ है जिससे जांच एजेंसियां काफी चौंकी हुई है। यह खुलासा यह है कि केतन अग्रवाल के पासपोर्ट से जुड़ा हुआ यह खुलासा है। पुलिस का यह दावा है कि सिया गोयल ने केतन का पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया था। जांचकर्ता इसे सिर्फ एक गुस्से भरा कदम नहीं मान रहे बल्कि ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी। क्या किसी यात्रा को रोकना या भविष्य की किसी योजना को बाधित करना इस साजिश का हिस्सा था? ये सवाल अब जांच के केंद्र में है। मामले का सबसे रहस्यमयी पहलू सीक्रेट सिग्नल भी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों ने एक गुप्त संकेत तय किया हुआ था जिसके आधार पर वारदात को अंजाम दिया जाना था। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक पुष्टि तो जांच के बाद ही होगी, लेकिन इस दावे ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय जरूर बना दिया है। यदि ये सच साबित होता है, प्रमाणित होता है, तो ये संकेत देगा कि पूरी घटना अचानक नहीं बल्कि बेहद सोची समझी साजिश थी। सोच समझकर इसे तैयार किया गया था और यही वजह है कि यह मामला अब केवल एक हत्या की जांच नहीं रह गया। यह आधुनिक रिश्तों, विश्वासघात, भावनात्मक उलझनों और डिजिटल युग की सच्चाई का भी आईना बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में निजी रिश्तों की जटिलता कई बार ऐसे मोड़ ले लेती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन इस मामले में सामने आ रहे तथ्य इसे असाधारण बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज हो, मोबाइल डेटा हो, कॉल रिकॉर्ड्स हो, चैट हिस्ट्री हो या फिर डिजिटल गतिविधियां, सभी को जोड़कर घटनाक्रम की पूरी तस्वीर तैयार करने की कोशिश जारी है। अदालत में पेश होने वाले प्रमाण ही तय करेंगे कि पुलिस के दावे कितने सही हैं और आरोपियों की भूमिका क्या थी। लेकिन इतना जरूर है कि हर नए खुलासे के साथ ये मामला और ज्यादा सनसनीखेज होता जा रहा है। शादी से पहले की असहजता, कैफे में कथित गुप्त मुलाकात, 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, पासपोर्ट फाड़ने का दावा और सीक्रेट सिग्नल जैसी बातें इस केस को देश के सबसे चर्चित और रहस्यमय आपराधिक मामलों में शामिल कर चुकी है।
अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों और अदालत पर टिकी है, क्योंकि वहीं से सामने आएगी इस पूरे घटनाक्रम की असली सच्चाई। और अब आइए जरा राजनीति के गलियारों में भी आपको लिए चलते हैं, जहां पर सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 अब करीब आने वाला है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बड़ा संकेत देते हुए संगठन के विस्तार की घोषणा कर दी है। कार्यालय प्रभारी और प्रवक्ताओं को छोड़कर 57 नए पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में सबसे विशेष बात यह है कि पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देते हुए नए चेहरों को अवसर दिया है। राजनीतिक जानकार इसे केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि 2027 के चुनावी रण की रणनीतिक बिसात मान रहे हैं। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि 2024 लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की भूमिका और बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ा रही है और ऐसे में बीजेपी ने अपने संगठन के जरिए उसी सामाजिक समीकरण का जवाब देने की कोशिश की है। नई सूची पर नजर डालें तो 57 पदाधिकारियों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व ओबीसी वर्ग को मिला है। इसके साथ ही 6 दलित नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पूर्व सांसद प्रियंका रावत और आकांक्षा सोनकर जैसे नामों को संगठन में शामिल कर बीजेपी ने दलित समाज को स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि पार्टी उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सामान्य वर्ग और अगड़ी जातियों का भी संतुलन बनाए रखा गया है। कुल 16 नेताओं को संगठन में जगह मिली है, जिनमें 7 ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी संतुष्ट रखना चाहती है और किसी वर्ग को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। इस संगठनात्मक बदलाव की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि पिछले लगभग 10 वर्षों से संगठन में सक्रिय कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पार्टी नेतृत्व पहले ही संकेत दे चुका था कि लंबे समय से पदों पर बने नेताओं की जगह अब नए और युवा चेहरों को अवसर दिया जाएगा। इसी रणनीति के तहत कई नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी के विजन 2047 और दीर्घकालिक राजनीतिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं को संगठन में बड़ी भूमिका दी गई है। बीजेपी मानती है कि आने वाले वर्षों में युवा नेतृत्व ही संगठन को नई ऊर्जा देगा और बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत करेगा। सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले धर्मेंद्र सिंह और कामेश्वर सिंह को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास किया गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि किसी एक बड़े नेता या गुट का स्पष्ट दबदबा सूची में दिखाई नहीं देता। पार्टी ने लगभग सभी प्रमुख नेताओं के समर्थकों को सीमित लेकिन संतुलित प्रतिनिधित्व दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का यह कदम सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मिले झटकों के बाद पार्टी सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधने में जुटी है। विशेषकर पिछड़ा और दलित वर्ग जो चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है, उसे संगठन के जरिए मजबूत संदेश देने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के जरिए सामाजिक गठजोड़ मजबूत करने में लगी है, वहीं बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाकर उसका जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि यदि संगठन में हर वर्ग को सम्मानजनक भागीदारी मिलेगी तो उसका असर चुनावी परिणामों पर भी दिखाई देगा। हालांकि अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। माना तो ये जा रहा है कि पार्टी इस पद पर किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो आगामी चुनावों में अल्पसंख्यक समाज तक प्रभावी पहुंच बना सके। कुल मिलाकर बीजेपी का यह संगठन विस्तार केवल पदों का बंटवारा नहीं है, बल्कि 2027 के चुनावी युद्ध का प्रारंभिक खाका भी माना जा रहा है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, युवा नेतृत्व और नए चेहरों के जरिए पार्टी ने साफ संकेत दिया है
कि वो विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले की काट तैयार कर रही है। अब देखना होगा कि संगठन की ये नई टीम आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना राजनीतिक लाभ दिला पाती है और क्या ये रणनीति विपक्षी दलों को चुनौती देने में सफल साबित होगी, ये समय की गत में है। तो उत्तर प्रदेश में तो 2027 चुनावों को लेकर रणनीति तैयार हो गई है, लेकिन अब उस रणनीति की चर्चा करते हैं जिसने मास्टर स्ट्रोक का काम किया है। हम महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ अब आपको लिए चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कितने बड़े रणनीतिकार हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित ऑपरेशन टाइगर को सफल बनाने के पीछे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रणनीति और राजनीतिक कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर 6 बागी सांसद शिंदे गुट में चले गए। छठे सांसद को साथ लाने में मुख्यमंत्री का किस तरह से रोल रहा, निर्णायक भूमिका कैसे उन्होंने निभाई, जिसके बाद ये पूरा राजनीतिक अभियान सफल हो सका, आइए इस बात को समझाती हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट। विधानमंडल के मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत देते हुए कहा था कि ऑपरेशन सफल हो चुका है और मरीज पूरी तरह स्वस्थ है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। अब सूत्रों का दावा है कि ये बयान ऑपरेशन टाइगर की सफलता की ओर इशारा था। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद से ही ठाकरे गुट के सांसदों के संभावित प्रवेश को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। जनवरी 2026 में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर गंभीर मंथन शुरू किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कई दौर की बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा था कि सांसदों को भाजपा में शामिल किया जाए या शिवसेना में। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट राय रखी कि इन सांसदों का प्रवेश शिवसेना में ही होना चाहिए। इस विषय पर उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की। आखिरकार अप्रैल 2026 में केंद्रीय नेतृत्व ने ऑपरेशन टाइगर को हरी झंडी दे दी। शुरुआत में 5 सांसदों को साथ लाने में सफलता मिली, लेकिन अभियान छठे सांसद पर जाकर अटक गया। सूत्रों के अनुसार इसके बाद ये जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथों में ली। उन्होंने संबंधित सांसद से व्यक्तिगत संवाद किया, उसका विश्वास जीता और उसके राजनीतिक भविष्य की जिम्मेदारी लेने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री के इस भरोसे के बाद गतिरोध समाप्त हुआ और जून के दूसरे सप्ताह में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा। अंततः 6 सांसद दिल्ली पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर ठाकरे गुट को बड़ा राजनीतिक झटका दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे अभियान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कुशल रणनीतिकार की भूमिका निभाई। उनकी संगठन क्षमता, राजनीतिक संवाद और दूरदृष्टि ने ऑपरेशन टाइगर को सफलता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बात करेंगे अन्नदाता की, वो अन्नदाता जो देश की आन बान और शान है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने एक बार फिर इस भावना को अपने फैसलों के जरिए प्रमाणित करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के लिए राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना की घोषणा करते हुए 36,585 करोड़ रुपए की राहत देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में किसान मौसम की अनिश्चितता, बढ़ती लागत और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि किसानों की चिंता सरकार की प्राथमिकता है।
और यही वजह है कि महायुति सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि राज्य की तिजोरी पर पहला अधिकार अन्नदाता का है। विधानमंडल के मानसून के पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कर्ज माफी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होती, लेकिन जब किसान संकट में हो तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वो उसके साथ खड़ी दिखाई दे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देकर उन्हें दोबारा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वो नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ खेती कर सके। देवेंद्र सरकार का दावा है कि यह फैसला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय और विकासोन्मुखी सोच का भी परिणाम है। सरकार का मानना है कि मजबूत किसान की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। जब किसान मजबूत होता है तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। और याद होगा आपको कि कोरोना काल में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी थी, पटरी से उतर गई थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही और इसके पीछे भी हाथ हमारे अन्नदाताओं का था, देश के किसानों का था। और इसीलिए सरकार भी, महाराष्ट्र सरकार भी ये मान रही है कि मजबूत किसान ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। यदि किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा तो ग्रामीण बाजार मजबूत होंगे, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और राज्य की विकास गति को भी मजबूती मिलेगी। इस कर्ज माफी योजना की विशेष बात यह है कि इसके लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। साथ ही किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की एक विशेष समिति भी बनाई गई है। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत होगी। किसानों के हितों के साथ साथ सरकार महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान देती दिखाई दे रही है। मॉनसून सत्र में सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत महिला किसानों को कानूनी किसान का दर्जा दिया जाएगा। लंबे समय से खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को इस निर्णय के बाद सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण अनुदान और अन्य सुविधाओं का लाभ देने में आसानी होगी। महिला किसानों को पहचान देने का यह कदम केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को औपचारिक मान्यता देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है। इस बीच कमजोर मॉनसून को लेकर भी सरकार सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों से अपील की है कि पर्याप्त बारिश होने तक जल्दबाजी में बुवाई न करें। उन्होंने कहा कि जमीन में कम से कम 100 मिलीमीटर पानी समाहित होने के बाद ही खेती का निर्णय लेना चाहिए। सरकार लगातार कृषि विशेषज्ञों और मौसम विभाग की सलाह किसानों तक पहुंचा रही है ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। उधर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अन्नदाता की सेवा ही सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने भी कहा कि किसानों और महिला किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसानों के लिए इतनी बड़ी कर्ज माफी और महिला किसानों को कानूनी पहचान देने जैसे फैसले ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक संदेश देने का काम करते हैं। इससे सरकार की किसान हितैषी छवि और मजबूत हो सकती है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का ये मॉनसून सत्र केवल विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि ये किसानों, महिलाओं और ग्रामीण समाज को केंद्र में रखकर विकास की नई दिशा तय करने का भी प्रयास नजर आ रहा है। 36,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी, 56 लाख किसानों को राहत और महिला किसानों को अधिकार देने जैसे निर्णय ये संकेत देते हैं कि फडणवीस सरकार कृषि और किसान कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रख रही है। सरकार का संदेश साफ है, जब अन्नदाता मजबूत होगा तभी महाराष्ट्र और देश दोनों ही मजबूत होंगे। आता त्यांनी कर्जमाफीच्या संदर्भात देखील याच्यामध्ये सूतोवाच केलेला आहे। पहिल्यांदा तर मी स्पष्ट करू इच्छितो, समोर कुठल्याही निवडणुका नसताना आम्ही कर्जमाफी केली आहे। केवळ विधानसभाच नाही तर आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका जिंकलेलो आहोत। तरी देखील आम्ही हा विचार केला नाही
की आता काय करायचं आहे, आता 2029ची निवडणूक आहे, त्यामुळे 28 किंवा 29मध्ये कर्जमाफी करू असा विचार आम्ही केला नाही, कारण आमच्याकरता कर्जमाफी तो 56 लाख किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, क्योंकि फडणवीस सरकार का ये बड़ा निर्णय है जो अन्नदाताओं को बड़ी राहत दे रहा है और स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि अन्नदाता के प्रति जो सरकार का समर्पण है वो इस फैसले में नजर आता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अन्नदाता ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। जब हमारे अन्नदाता सुखी होंगे, खुश होंगे, तो फिर देश भी, प्रदेश भी सुखी होगा, खुश होगा। और यही वजह है कि अन्नदाता को संकट से बड़ी राहत महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। और बात अब आपातकाल की। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की उन तारीखों में दर्ज है जिसे देश लोकतंत्र और संविधान हत्या दिवस के रूप में मानता है। आज जब आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तब एक बार फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस उस दौर की जिम्मेदारी से खुद को कैसे अलग कर सकती है, और क्या देश को यह याद नहीं दिलाया जाना चाहिए कि सत्ता बचाने की राजनीति ने किस तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान देश भर में हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्र नेताओं और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों की सुर्खियां सरकारी मंजूरी के बाद ही छपती थी। सरकार की आलोचना करना लगभग अपराध बन गया था। उस दौर में जबरन नसबंदी अभियान, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, नागरिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक तंत्र के राजनीतिक इस्तेमाल जैसे आरोप भी लगे। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस सहित अनेक नेताओं को जेल भेजा गया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं ने महीनों तक जेलों में समय बिताया। आज 51 साल बाद भी कांग्रेस अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी पूरी तरह उस दौर के लिए राजनीतिक जवाबदेही स्वीकार नहीं की। कांग्रेस अपने जिस पाप को वर्षों से छुपा रही थी, अब वो भारत के हर बच्चे के दिलो दिमाग में होगा। दरअसल एनसीईआरटी ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि अब आपातकाल को 9वीं कक्षा की किताबों में शामिल किया गया है, सिलेबस में शामिल किया जाएगा। आपातकाल की 91वीं वर्षगांठ पर आज पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में ये बहस आज भी जीवित है, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बल्कि स्वतंत्र संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और सत्ता की जवाबदेही से मजबूत होता है। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।